स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हम में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के MCQ है सोल्व करेंगे और ये जो MCQ है वो NCERT की लाइन टू लाइन से मेंशन किए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन जिसमें डील करेंगे MCQ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। मीनिंग आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट के बेस पर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो वाला ऑप्शन यहां से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहला स्टेटमेंट मेंशन कर रखा है ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जांपल आपको बता रखने, मोनोसेकेराइड की अगर बात करेंगे तो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल कौन से, मोनोसेकेराइड के जो एग्जांपल है दोस्तों, पहला वाला हो गया आपके पास ग्लूकोज हो गया, ये मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। सेकंड वाला एग्जांपल होता है दोस्तों आपके पास शुगर कौन सी होगी, फ्रक्टोज हो गया। सेकंड वाला कौन सा हो गया, फ्रक्टोज। और थर्ड वाले अगर एग्जांपल की बात करूं मैं मोनोसेकेराइड की तो कौन सा हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। तो ये आपको ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है, ऑल मोनोसेकेराइड्स दैट मींस ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर होगी, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज कौन सी शुगर होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होगी। सेकंड देखिए, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जितने भी मोनोसेकेराइड्स शुगर है वो एक्चुअल में कौन सी शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूसिंग शुगर होने के पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज इन मोनोसेकेराइड्स फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट। स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखिए, इन डाइसेकेराइड, अब की बार किससे डील कर रही है, डाइसेकेराइड से। इन डाइसेकेराइड इफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो भी आपके पास डाइसेकेराइड का एग्जांपल है तो ऐसा डाइसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या है, बॉन्डेड, मीनिंग फ्री स्टेट में नहीं है। और जब भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो शुगर ऑलवेज कौन सी होती है दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो यहां से ये वाला कौन सा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मीनिंग ऐसा कोई भी डाइसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या है, बॉन्डेड है, मीनिंग फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, कौन सी शुगर होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। और ऐसा कौन सा डाइसेकेराइड है दोस्तों, ये एग्जांपल आपको पता रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सुक्रोज। तो ये आपको पता रखना, जो सुक्रोज है ऐसा डाइसेकेराइड होता है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। तो ये इनका नेचर कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्टेटमेंट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, इन डाइसेकेराइड इफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर फ्री दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा कोई भी डाइसेकेराइड जिसमें अगर फ्री स्टेट में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ऑलवेज कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे कौन कौन से डाइसेकेराइड है जिनका नेचर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल दोस्तों, पहला वाला एग्जाम्पल आपको पता रखना कौन सा होता है, माल्टोज होता है। और सेकंड वाला कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। ये आपको पता रखना है। ये दोनों के दोनों जो शुगर है, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऐसे डाइसेकेराइड है जिनका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। और रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके साथ आपको यह भी पता रखना है कि जो लैक्टोज, इसको कौन सी शुगर बोलते हो, मिल्क शुगर भी बोलते हो। ये पता रखना है कि लैक्टोज है वो किस नेम से फेमस है, मिल्क शुगर के नेम से फेमस है। और अगर इसी टाइप से बात करो ग्लूकोज तो फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज को कौन सी शुगर बोलते हो, फ्रूट शुगर भी बोलते हो। ये पता रखना, फ्रक्टोज को कौन सी बोलते हो, फ्रूट शुगर, और लैक्टोज को मिल्क शुगर। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, और फोर्थ वाला भी क्या है, करेक्ट है। तो 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर डील करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 2 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मीनिंग वापिस से आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। यहां पर जितने भी एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर किए, सभी एमसीक्यू के अंदर
स्टेटमेंट है, जिससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर है उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट से क्या करना है, डील करना है दोस्तों। फर्स्ट देखिए, ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड, एंड ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सेकंड देखिए, सुक्रोज इज रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकरेक्ट हो गया। अभी लास्ट प्रॉब्लम थी, प्रीवियस प्रॉब्लम में अपने डिस्कस किया, सुक्रोज है ऐसा डाइसेक्राइड है जिसमें फ्री कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। और यहां पर कौन सा बोल रहा है, रिड्यूसिंग शुगर, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड की बात करते हैं, माल्टोज, माल्टोज भी क्या होता है, डाइसेकेराइड है, माल्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि माल्टोज डाइसेकेराइड का एग्जांपल है, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लैक्टोज भी किसका एग्जांपल है, डाइसेकेराइड का, इसमें भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो किसका एग्जांपल होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर का। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर 4, मीनिंग फर्स्ट और 4 किसमें मेंशन कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। सुक्रोज क्या होता है, एक्चुअली में सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर बिकॉज सुक्रोज डज नॉट कंटेन ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम से डील करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर करेक्ट। यहां पर 4 स्टेटमेंट किसके रेस्पेक्ट में मेंशन कर रखिए, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होता है, बायोमोलिक्यूल है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है, मीनिंग आपको यहां से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोज इज द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मेंशन किया था, लैक्टोज को कौन सी शुगर बोलते हो, मिल्क शुगर। तो लैक्टोज है वो मेनली किसमें मिलता है, किसमें फाइंड आउट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए लैक्टोज है जो डाइसेक्राइड, इसको कौन सी शुगर बोलते हो, मिल्क शुगर भी बोलते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की, मोर देन 25 मोनोसेकेराइड्स अकर नेचुरली। अगर नेचर की बात करें तो इसमें मोर देन 25 है, मीनिंग 25 से मोर जो मोनोसेकेराइड है वो क्या नेचुरली अकरिंग होते हैं क्या, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो फिर नेचुरली जो अकरिंग होने वाले मोनोसेकेराइड्स है उनका नंबर कितना होता है, 25 नहीं होता है दोस्तों, उनका नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो ये आपको पता रखना है कितना होता है, 20। तो यहां से स्टेटमेंट भी बन जाएगा क्या, नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स आर 20 ओनली, जो नेचर में अकर होने वाले मोनोसेक्राइड इनका नंबर कितना होता है, 20 होता है। यहां पर कितना मेंशन कर रखा है, 25। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड से डील करते हैं स्टेटमेंट नंबर सी, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या मिलेंगे, 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो मीनिंग स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 से डील करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या मेंशन कर रखा है, माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड, माल्टोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहीं पर इनकरेक्ट हो गया, माल्टोज तो कैसा शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसेकेराइड होता है। क्लियर है, वेर एज सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड शुगर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सुक्रोज तो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और माल्टोज कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर आपको सिलेक्ट करना था। कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और इसके बाद में थर्ड वाला करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीनिंग वापिस से आपको स्टेटमेंट की रीडिंग लगानी है और यहां से जो ट्रू जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम। तो यहां पर दोस्तों पायरेन जो वर्ड आया तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअल में पायरेन क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक रिंग होती है,
दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये कितना मेंबर्ड रिंग होती है दोस्तों, ये आपको पता रखना है। जो पायरेन होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 1 तो क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, क्लियर है, एंड 5 क्या होते हैं, कार्बन एटम है। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर किसकी होती है दोस्तों, आपके पायरेन की। पायरेन की स्ट्रक्चर में कितनी मेंबर रिंग होती है, पायरेन एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग है, जिसमें 1 तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन एटम होता है, और 5 क्या होते हैं आपके पास, कार्बन एटम होते। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को करेक्ट बना देता हूं। ये दोस्तों एक्चुअल में होता है आपके पायरेन, ये स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 ऑक्सीजन एटम आ गया, और रिमेनिंग कौन से होते हैं दोस्तों, रिमेनिंग होते हैं आपके कार्बन एटम। तो ये हो गई आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर हो गई है, पायरेन स्ट्रक्चर हो गई है। तो पायरेन एक्चुअल में क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ये पता रखना है। कितनी मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग है, क्लियर है। 1 तो कौन सा एटम होता है, ऑक्सीजन एटम, एंड 5 कौन से एटम होते हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों बोला है मैंने इसको, क्योंकि पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम। तो ये क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर अगर 2 से डील करेंगे तो 2 में क्या मेंशन कर रखा है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। जो भी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका आप करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू करते हो, हावर्थ स्ट्रक्चर। ये वाला भी करेक्ट है, मीनिंग जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन हावर्थ स्ट्रक्चर के थ्रू किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 3 से डील करते हैं। 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होती है दोस्तों। कितने मेंबर्ड होती है, 6 मेंबर्ड है, क्योंकि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है पायरेन रिंग के रिजेंबल होती है, इसीलिए ग्लूकोज को अपन पायरेनोज शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेंशन किया था, 5 मेंबर्ड वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर सकते हैं क्या, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर इन एनालॉजी विद पायरेन। मीनिंग जो पायरेन रिंग की क्या होता है, रिजेंबल होती है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड with 1 oxygen atom and 5 carbon atom in the ring. The cyclic structure of glucose is correctly represented by हावर्थ स्ट्रक्चर। तो यहां से कौन सा इनकरेक्ट हुआ, ओनली थर्ड वाला। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को क्या करना, कंसीडर करना। 5 स्टेटमेंट मेंशन कर रखे, Which of the following is the correct code for the statement above? मीनिंग आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और कौन सा ऐसा कोड है जिसको ये वाला सीक्वेंस क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पर इससे डील करते हैं अपन, एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा मेंशन कर रखा है, आपके लिंकेज दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। Linkage in between 2 monosaccharide units through oxygen atom is known as glycosidic linkage। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये करेक्ट है। तो यहां पर किसका यूज करेंगे अपन, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां पर क्या मेंशन कर देंगे, टी का मीनिंग क्या हो गया, ट्रू। आपको हमेशा पता रखना है कि जो भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एक्चुअल में शुगर के मिड में फॉर्म होता है। और कब ये फॉर्म होगा, जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है वो क्या करेगी, कंबाइन करेगी। 1 एस्ट्रो मॉलिक्यूल यहां से क्या होता है, रिलीज होता है, और बोथ मोनोसेक्राइड यूनिट है कौन से एटम के थ्रू बॉन्डेड होती है, ऑक्सीजन एटम के थ्रू क्या होती है, बॉन्डेड होती है। और इस लिंकेज को कौन सा बोलते हो, ये जो ऑक्साइड लिंकेज यहां पर फॉर्म हुआ है, इसी ऑक्साइड लिंकेज को आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हो। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या ट्रू है, लिंकेज इन बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। यहां तक तो करेक्ट है कि जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम
प्रोसीड करते हो तो यहाँ पर आपको इक्विमोलर मिक्सचर ऑब्टेन होता है, और उस वाले इक्विमोलर मिक्सचर में कौन कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये इनकरेक्ट हो गया कि जो भी आपके पास इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में, वो एक्चुअल में डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता है। कौन सा होता है दोस्तों, वो लेवियो रोटेटरी होता है। कौन सा होता है, लेवियो रोटेटरी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे, क्या फॉल्स का यूज करेंगे। सुक्रोज एक्चुअल में दोस्तों, एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन किससे होता है, सुक्रोज का, सुक्रोज डाइसेक्राइड का एग्जांपल है। इसका फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, बिल्कुल करेक्ट है। इक्विमोलर मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, मीनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। लेकिन ये जो मिक्सचर होता है एक्चुअल में क्या करता है, जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको राइट साइड में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट नहीं करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है पीपीएल को। तो इसका नेचर कैसा होता है, लेवियो रोटेटरी होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। 3 में मेंशन कर रखा है, लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ लिंकेज इन बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टोज है, उसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, गैलेक्टोज हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, ग्लूकोज। और यहां पर जो आपके जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कौन कौन से कार्बन के मिड में बनेगा, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। तो ये वाला क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है दोस्तों, ट्रू स्टेटमेंट है। 4 से डील करते, आउट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाला भी क्या है दोस्तों, ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू होने के पीछे रीजन क्या है, तो ये मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं दोस्तों। यहां पर जो यहां पर आपका जो कौन सा बोला है, स्टार्च बोला है, कौन सा बोला है दोस्तों, स्टार्च बोला है। तो स्टार्च का अगर आप देखोगे तो स्टार्च के फॉर्मेशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाला कंपोनेंट होता है एमाइलोस होता है, और सेकंड वाला कौन सा होता है, एमाइलोपैक्टिन होता है। ये आपको पता रखना है। 2 कंपोनेंट से फॉर्म होता है स्टार्च। फर्स्ट वाला हो गया एमाइलोस और सेकंड वाला कौन सा हो गया, एमाइलोपैक्टिन हो गया। तो यहां पर आपको ये पता रखना है कि जो ये एमाइलोपैक्टिन है ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल है। एमाइलोपैक्टिन है दोस्तों क्या होता है, एक्चुअल में वाटर इनसॉल्युबल। ये आपको मैं परसेंटेज भी बता देता हूं। एमाइलोज है तो दोस्तों एमाइलोज कितना परसेंटेज फॉर्म करता है स्टार्च का, 15 to 20% का फॉर्मेशन करता है। अगर बात करें आप एमाइलोपैक्टिन की तो यहां पर 80 to 85% जो पोर्शन है स्टार्च का वो एमाइलोपैक्टिन फॉर्म करता है। बात करिए अगर आप एमाइलोज की, तो एमाइलोज एक्चुअल में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। एमाइलोज तो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल। और बात करते हो अगर एमाइलोपैक्टिन, तो एमाइलोपैक्टिन क्या होता है दोस्तों, वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो यहां पर आपको इसी से तो डील करवाया है कि जो स्टार्च के जो स्टार्च में जो जो कंपोनेंट कंसिस्ट कर रही है उनमें से जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। यही मेंशन किया है अगले ने। आउट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। बिल्कुल करेक्ट है। ग्लाइकोजन को आप क्या बोलते हो, एनिमल स्टार्च बोलते हो, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोज ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो ये क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट था, लेकिन ये वाला इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है वो एमाइलोज कंपोनेंट है, स्टार्च इसके सिमिलर नहीं होती है। तो आपको कोड को सिलेक्ट करना था। फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, टी। सेकंड वाला कौन सा है, एफ। थर्ड वाला टी, तो टी एफ टी। तो यहां से फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो गया, एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एफ से स्टार्ट हो, ये इनकरेक्ट हो गया। टी एफ टी यहां तक करेक्ट है। फिर देखिए टी एफ, टी एफ टी, टी एफ, यहां पर एफ आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, टी एफ टी, टी एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये लीजिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मीनिंग आपको क्या करना है, स्टेटमेंट की रीडिंग लगानी है और यहां से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला देखिए,
स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, मीनिंग जो स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्टार्च है एक्चुअल में दोस्तों किसका पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और आपको एक और इंफॉर्मेशन बता दूं, एक आपके सामने होता है सेलुलोज, एक पॉलीसेकेराइड कौन सा है, सेलुलोज है। सेलुलोज दोस्तों ये भी क्या होता है, पॉलीमर होता है, लेकिन ये पॉलीमर एक्चुअल में किसका होता है, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, स्टार्च है वो पॉलीमर किसका होता है, अल्फा ग्लूकोज का, और जो सेलुलोज है ये सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 से डील करते हैं अपन। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी डील किया है कि स्टार्च है उसके अंदर 2 कंपोनेंट है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वाला एमाइलोज है, सेकंड वाला कौन सा होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। अभी आपको मेंशन किया था एमाइलोज 15 to 20% पोर्शन का फॉर्मेशन करता है, एमाइलोपेक्टिन वो स्टार्च के 80 to 85% पोर्शन का फॉर्मेशन करता है। एमाइलो जो कंपोनेंट है वो वाटर सोल्यूबल है और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड वाला भी क्या है, करेक्ट है। एमाइलोज इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये इनकरेक्ट हो गया। एमाइलोज तो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, इनसोल्यूबल, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4, एमाइलोपेक्टिन इज सोल्यूबल इन वाटर, एमाइलोपेक्टिन इज सोल्यूबल, ये सोल्यूबल नहीं होता, ये कौन सा होता है, इनसोल्यूबल होता है एमाइलोपेक्टिन। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव कर दे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ग्लाइसिन, मीनिंग ग्लाइसिन के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। किसके रेस्पेक्ट में, ग्लाइसिन के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जितने भी आपके पास एमिनो एसिड है वो एक्चुअल में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करते, एग्जिस्ट करते। तो ग्लाइसिन भी एक्चुअल में किसका एग्जांपल होता है, एमिनो एसिड का एग्जांपल है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्या होता है, ये एमिनो एसिड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनकरेक्ट है। दोस्तों अगर बात करते हैं अपन ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर मेंशन करूं तो ये स्ट्रक्चर होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2, और दोस्तों यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो ग्लाइसिन के केस में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं होता है, और कायरल कार्बन जब भी एब्सेंट होता है तो वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और कायरल कार्बन का मीनिंग क्या है, ऐसा कोई भी कार्बन जिसकी 4 बॉन्ड है या 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर 2 वैलेंसी सेम हो गई, दोनों कौन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग तो क्या हो जाएगी, कायरल कार्बन क्या है, एब्सेंट है, और कायरल कार्बन एब्सेंट है तो ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो यहां पर क्या बोला, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, ग्लाइसिन के रेस्पेक्ट में। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों ग्लाइसिन की। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो ये इजीली क्या हो जाएंगे, वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इट कैन फॉर्म ज्विटर आयन, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ज्विटर आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना था, ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से, फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आपको एक और बात बता रखनी है कि नेचर में जो 2021 जो एमिनो एसिड है, all amino acids are optically active in nature except glycine, मीनिंग जो ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड है जो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रिमेनिंग जितने भी एमिनो एसिड है वो एक्चुअल में कैसे होती है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उनमें कायरल कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वापिस से आपको क्या करना, जो करेक्ट स्टेटमेंट है
उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ओनली अल्फा एमिनो एसिड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ये वाला, क्योंकि प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीमर होता है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अल्फा एमिनो एसिड का। तो ये आपको पता रखना है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो आपको ये पता रखना है कि जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। और ये दोस्तों जो एमिनो एसिड है वो कौन से लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको पता रखना है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वही उसी को आप क्या बोलते हो, प्रोटीन बोलते हो। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट था वो करेक्ट है कि जब भी प्रोटीन का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको जो एंड प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, अल्फा एमिनो एसिड क्या होगा, ऑब्टेन होगा। स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखिए, GLN स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड। मीनिंग यहाँ पर जो GLN है वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड। तो ये इनकरेक्ट हो गया। जो GLN है वो किसके लिए स्टैंड होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए स्टैंड नहीं होता है। ये एक एमिनो एसिड है, कौन सा, ग्लूटामीन, उसके लिए स्टैंड होता है। तो ये आपको पता रखना है, GLN एक्चुअल में किसके लिए स्टैंड होता है, ग्लूटामीन के लिए स्टैंड होता है, जो कि क्या होता है कि एमिनो एसिड है। तो ये क्या बोला था, ग्लूटामिक एसिड, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मीनिंग स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था, इनकरेक्ट था। अगर बात करें अपन स्टेटमेंट नंबर 3 की, एमिनो एसिड्स विद इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर न्यूट्रल। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अभी डील किया था अपन ने। एमिनो एसिड में क्या होता है, एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 एमिनो ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। जो भी एमिनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो एसिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब दोनों का नंबर क्या होगा, सेम, कार्बोक्सिलिक कौन से नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो एमिनो ग्रुप है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब दोनों का नंबर सेम होगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एमिनो एसिड्स विद इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर न्यूट्रल। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये इनकरेक्ट हो गया। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है ये भी नेचर के अंदर ऑब्टेन होता है, नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इसमें कायरल कार्बन क्या होता है, एब्सेंट है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रिमेनिंग जो एमिनो एसिड क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है। तो मीनिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप मेंशन करना चाहते तो यहाँ पर GLN है वो किसके लिए स्टैंड होता है, GLN स्टैंड फॉर ग्लूटामीन एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट। मीनिंग जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है तो डीनेचुरेशन से रिलेटेड है, कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों जो क्या है यहां पर करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। जब भी एसिड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर अदरवाइज बेस की प्रेजेंस में प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिमेन सेम। तो ये आपको पता रखना है कि जब भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो उसमें प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है, रिमेन रहती है, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता है। और सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डीनेचुरेशन होने पर क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, यहां पर denaturation leads to the conversion of double strand of DNA into single strand। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जब भी डीनेचुरेशन होगा तो यहाँ पर भी क्या होता है, डीएनए है तो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए दोस्तों, डीनेचुरेशन अफेक्ट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर विच गेट्स
डिस्टॉर्टेड। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अभी मैंने बोला है कि जो भी डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का, उसमें सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होती है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट सेम रहती है, रिमेनिंग रहती है, रिटेन रहती है, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होता है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहां से इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द प्रोटीन्स आर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ हीट, मिनरल एसिड और एल्कलाई, द वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन चेंजेज टू वाटर इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, during denaturation secondary and tertiary structure of protein destroyed but primary structure remain intact। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स विच वंस आर ट्रू, मीनिंग एंजाइम्स के रेस्पेक्ट में दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट है जो कैसा है, ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट का मेंशन करना, आपको जो ट्रू स्टेटमेंट है इसको मेंशन करना है। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते, एंजाइम्स लेक इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, मीनिंग जो भी एंजाइम है इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जो भी एंजाइम है उनमें न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसमें लेक नहीं होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करेंगे, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी एंजाइम है वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट एंड इन कैटालाइजिंग देयर रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी कायरल सबस्ट्रेट है उनसे क्या होंगे, बाइंडिंग होने में भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, और साथ में किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे तो स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड से डील करते, एंजाइम्स कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी एंजाइम होता है दोस्तों एक्चुअल में क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, एंजाइम्स कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 4, पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट है। पेप्सिन वो प्रोटीन पर वर्क करता है, तो प्रोटीन का क्या कर देगा, ये लाइसिस कर देगा। तो इसलिए पेप्सिन को कौन सा एंजाइम बोलते हो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये वाला भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मीनिंग वापिस से आपको क्या करना, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सिलेक्ट करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों यहां से करेक्ट होंगे। पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर इन सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि जो विटामिन बी एंड सी है ये तो एक्चुअल में क्या होती है, वाटर सोल्यूबल है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर आप बात करते हो विटामिन अडिक, ए डी ई एंड के, ये दोस्तों एक्चुअल में क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन है। कौन से विटामिन है, फेट सोल्यूबल विटामिन। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर इन सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इन सोल्यूबल है तो किसमें सोल्यूबल हो जाएंगे, फेट में सोल्यूबल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये फेट में सोल्यूबल है, और लीवर और एडिपोज जो टिश्यू है उसके अंदर फेट का क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो ये विटामिन क्या हो सकते हैं, इजीली स्टोर्ड हो सकते हैं, कहां पर, एडिपोज टिश्यू एंड लीवर ऑर्गन में। नेक्स्ट देखते, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल करेक्ट है, अभी मेंशन किया है, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन शुड नॉट बी सप्लाइड रेगुलरली इन ए डाइट, मीनिंग जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनको रेगुलरली डाइट के जरिए सप्लाई नहीं किया जाता। तो ये तो क्या हो गया,
इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों जो भी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है उनको रेगुलरली डाइट के थ्रू अपन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट को आपको सिलेक्ट करना था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते तो एक्सप्लेनेशन किस टाइप से हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, दैट मीन्स विटामिन बी एंड विटामिन सी must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored in our body। यहाँ पर क्या है, जो भी ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है इनका अपनी बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होता है, यूरिन के थ्रू इनका क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकी रेगुलर सप्लाई चाहिए, किसके थ्रू, डाइट के थ्रू। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मीनिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस टाइप से सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहां पर दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है दोस्तों वो एक्चुअल में किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास प्रोटीन है तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आ जाएगा, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड मेंशन कर रखा है तो सीक्वेंस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट से डील करते हैं। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन whereas साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दोस्तों आपको हमेशा पता रखना कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जब बात करते हैं आप साइटोसिन मीनिंग सी, ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो एडेनिन तो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। यहां पर क्या बोल रखा है, रिवर्स बोल रखा है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर 3 टाइप्स, एमआरएनए मीनिंग क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एंड दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और ये जो तीनों आरएनए वो डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन से को सिलेक्ट करना था करेक्ट का, तो करेक्ट कौन से, 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन किस टाइप से हो जाएगा, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन whereas साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, लास्ट प्रॉब्लम है दोस्तों आज की क्लास की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको वापिस से स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और इनमें से आपको कोड को सिलेक्ट करना है, करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है, मीनिंग कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो भी न्यूक्लिक एसिड डीएनए अदरवाइज आरएनए होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। और न्यूक्लियोटाइड में दोस्तों एक्चुअल में कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, सुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और साथ में नाइट्रोजनस बेस होता है। इन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म हो इसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। तो पहला वाला तो क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, सुगर मोइटी इन डीएनए मॉलिक्यूल्स इज बीटा डी राइबोज वेरेज इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ये क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स हो गया। यहां पर रिवर्स बोल दिया। डीएनए के जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए में तो होती है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज सुगर होती है। और बात करते हो अगर आप आरएनए, तो आरएनए में कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है बीटा डी राइबोज सुगर। तो यहां पर रिवर्स बोल दिया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों, आरएनए कंसिस्ट 4 बेसिस, मीनिंग आरएनए कितने बेस को कंसिस्ट करता है, 4 को, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। आरएनए उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। जबकि अगर आप बात करोगे दोस्तों डीएनए की,
तो डीएनए के अंदर कौन कौन से बेस प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी। नंबर तो कितना रहेगा, 4 रहेगा, लेकिन 4 कौन कौन से होंगे, उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और यूरेसिल की जगह कौन सा होता है दोस्तों, थाइमीन होता है। ये पता रखना है, बस एक का चेंजेस होता है, यूरेसिल की जगह कौन प्रेजेंट होता है डीएनए में, थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया, बिल्कुल आरएनए के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला देखिए, न्यूक्लियोटाइड इज ए न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 4th पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी। तो न्यूक्लियोटाइड के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फोरिक एसिड की 4th वाली पोजीशन, जो सुगर की कार्बन की 4th वाली पोजीशन से अटैच होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये फॉल्स हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है दोस्तों सुगर मोइटी की 5th वाले कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ पर कौन सा मेंशन कर रखा है, 4th पोजीशन, तो 4th नहीं होती है, कौन सी पोजीशन होती है दोस्तों, यहाँ पर 5th पोजीशन से अटैच होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो कोड को यहां से सेलेक्ट कीजिए, TF, कौन सा हो जाएगा, TF। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।